डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। लेकिन प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग के देश को एक बहुत ही क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसमें कि हमने एक बहुत बड़ी गायिका, महान गायिका, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था, उनका नाम है लता मंगेशकर। ये अगर कोई व्यक्ति जो कि संगीत से नफरत भी करता था या संगीत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर इनका गाना जब बजता था ना, तो उसे संगीत, वो भी संगीत सुनने पर मजबूर हो जाता था। और जो संगीत से प्रेम करते हैं उनकी तो बात ही क्या किया जाए। देखिए, इनके गाने तो कितने असंख्य गाने हैं जो कि इनको बहुत अपने आप में महान बनाते हैं इनकी महानता के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो इनका देखें, एक गाना जो प्रसिद्ध था, जो ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, कितना ज़बरदस्त वो गाना था। अगर वो गाना जब कभी कभी हम लोग देखते हैं, खुद प्रोग्राम कराते हैं, जब कभी कभी 15-26 जनवरी को जब वो गाना बजता है या कभी कभी सुनने को जब मिलता है, तो जैसे जनाता है कि पूरा बॉडी का जितना भी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ एकदम गजब की उत्तेजना उस गाने से, मतलब एकदम इंटरनल जो होता है, आपको आंतरिक देशभक्ति एकदम जाग जाता है इंसान। कितना ज़बरदस्त गाना है वो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। मेन बात है कि देखिए, वो गाने के राइटर जिन्होंने लिखा, लेकिन उससे भी कई खूबसूरती से उन्होंने गाया है उस गाने को, और गजब का गाना है वो। तो मैं उस गाने को एक बार थोड़ा सा आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और माननीय जो हमारी हैं उनकी याद में, और विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट का आप सभी लोग मौन रह जाइएगा इनके लिए ज़रूर, जो जहाँ पर है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब मैं उस गीत को प्रारंभ करता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये जो इतने मधुर गीतों को देखकर उन्होंने अंतिम सफ़र में उन्होंने अलविदा ले लिया है इस देश से, इस दुनिया से, इस मृत्यु लोक को छोड़कर उन्होंने स्वर्ग लोक में अब अपना देखिए स्थान, भगवान उनको अंतरात्मा को शांति दे, उनके परिवार को सामर्थ्य दे, और साथ ही साथ इस देश को सामर्थ्य दे इस क्षति से लड़ने का। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति। म्यूजिक को मैंने देखिए डियर स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यानी मैंने बीएड में पढ़ा हुआ था इस चीज़ को, म्यूजिक मैंने लिया हुआ था 1 वर्ष के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये विषय था, मज़ा आ गया था पढ़ के, क्योंकि म्यूज़िक वास्तव में होता क्या है। देखिए, म्यूज़िक जो होता है वो इंटरनल डिसिप्लिन लाता है, और उसके साथ ही साथ जो होता है इसमें पीस बहुत ज़्यादा है, और पीस का मतलब शांति इसमें बहुत ज़्यादा है। तो माननीय जो हमारी ये हैं लता मंगेशकर जी, इन्होंने इस पर इतना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है कि पूरी दुनिया को सिखाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए और पीस लाने के लिए, शांति के लिए उन्होंने बहुत ही अपने म्यूज़िक से, अपने उन्होंने वाद्य से, अपने इस कंठ से उन्होंने ऐसा दिया है देश को, और पूरे वर्ल्ड को दिया है कि उनके प्रशंसक यहाँ वहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में हैं इनके प्रशंसक। तो इसलिए ये जो ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, और संगीत के मामले में तो कहा जाए तो अद्वितीय हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और इतिहास के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया।
डियर स्टूडेंट, जो इसका उत्तर है देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का एक गठन किया गया था। मतलब उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको सम्मिलित करके एक गठन बनाया गया था कि भैया ये लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये लोगों को, ये एक तरीके से विद्वान लोग हैं, अब ये लोग अपना क्या करेंगे, मिलकर इस चीज़ों का प्रावधान करेंगे, यानी देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे, संविधान के निर्माण में अपना देंगे। तो देखिए, जिसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद देखिए फिर इसका एक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, फिर इसका मतलब बैठक किया गया था। बैठकें तो ऐसे नियमित रूप से हुई, लेकिन बाद में देखिए संविधान सभा के द्वारा देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने तो आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हम लोग क्या क्या अपने देश को कैसे चलाना है, उसकी व्यवस्थाओं को कैसे चलाना है, और कैसे नियम कानून हर एक लोगों की सबको स्वतंत्रता मिले और सबको एक मतलब किसी की स्वतंत्रता का नुकसान, मतलब पूरे तरीके से ओवरऑल काम किया जाए। तो उसके लिए देखिए बनाया गया कि यानी ऐसा एक व्यवस्था बनाया जाए जिसमें कि सभी लोगों को सही तरीके से सभी के साथ किया जा सके। पूरी व्यवस्थाएं या ऐसे निर्माणों से, जिसका नाम हम लोगों ने रखा संविधान। यह संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही। और इनको जो था सरकारी कर्मचारी हो गए या कुछ जो हो गए, तो उन लोगों पर ये लागू भी कर दिया गया था। लेकिन पूरे भारत में ये लागू करने का जो निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे भी वजह था। वजह क्या थी? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू इसलिए किया गया क्योंकि जो 26 जनवरी था, पहले जो था 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, ठीक है। जो यहाँ पर आपका जो प्लेस चला गया रावी नदी किनारे, जो पाकिस्तान का आपका प्लेस है, तो वहाँ पर देखिए पहली बार झंडा फहराया गया था और वहाँ पर मांग किया गया था। तो वहाँ पर देखिए तब से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन बाद में जब 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग को मिला स्वतंत्रता दिवस के रूप में, पूरी तरीके से स्वतंत्रता के रूप में मिल गया, तो यहाँ पर अब बात होने लगी कि 26 जनवरी को अब कैसे लोग याद रखेंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो 26 जनवरी में जब झंडा पहली बार फहरा कर 26 जनवरी 1930 की घटना है, उसी समय देखिए मांग किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद से ही तभी देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को मनाया जाने लगा और इस डेट को अद्वितीय स्थान देने के लिए देखिए गणतंत्र दिवस के रूप में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। लेकिन दूसरे प्रश्न की आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को जोड़ के ज्वाइन कर लीजिए 950 690 257। फिर से एक बात सुन लीजिए 950 690 257, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इस नंबर से जुड़ते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और अपना बेहतर दे पाएंगे और साथ ही साथ मैं मार्गदर्शक के रूप में आप लोगों के लिए कार्य भी करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संविधान की महत्ता की चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी देश के लिए संविधान इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, न्याय प्रदान करता है, समानता का अवसर प्रदान करता है। देखिए हम लोग के देश का संविधान जो है जितना लचीला है उतना कठोर भी है। हम लोग क्या देखिए क्राइम पता चलने के बाद ये व्यक्ति है क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल को भी बचने का या उसको भी अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। यानी संविधान की महत्ता देखिए इस प्रकार से है, यानी किसी भी देश का वो संविधान हो या हमारे देश की ही बात हो रही है तो वह वहाँ के नागरिकों को जो है, वहाँ की जो आम जनता हो गई, उनको सुरक्षा मिलता है, उससे स्वतंत्रता मिलता है, न्याय मिलता है, उन्हें समानता का अधिकार मिलता है। तो ये सभी जो प्रावधान मिलते हैं हमें अपने संविधान से ही मिलते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। और देखिए 3 आपके महत्वपूर्ण जो प्रश्न शामिल किए वो संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। संविधान का निर्माण लंबी बहस एवं परिचर्चा के बाद हुआ था। जान रहे हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय मामूली समय नहीं होता है, बहुत ही लंबा समय है। बी जो हो जाएगा आपका भारतीय संविधान केंद्रीय अभिलेखों द्वारा लिखित संविधान है, ठीक है। तीसरा जो सी है जाएगा इसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। और डी जो है इसमें वयस्क मताधिकार को अपनाया भी गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो है भारत के संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। संविधान की विशेषताएं तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की बात हो रही है क्योंकि अति लघु में आपको 2 ही पूछता है, लेकिन यहाँ पर 4 का डिस्कशन आपके साथ हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हम लोग अब चौथे प्रश्न की। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, सिक्किमी रैयत कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सिक्किमी रैयत के बारे में हम लोग बात करें। देखिए निम्न स्तर के जो किसानी थे, किसान वर्ग ही था ये, जो रैयत से जमीन लगान पर लेते थे। रैयत जमींदारों को लगान अदा करती थी तथा जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने तथा राजस्व की मांग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते थे।
देखिए सिक्मी रैयत जो था वो क्या था, मुख्य रूप से एक निम्न स्तर के किसानी थे, जो रैयत से क्या करते थे, जमीन को लेते थे और लगान के रूप में उसका जो वसूली कराई जाती थी तो उसके लगान को वो भरते थे, जिससे कि जमींदार जो होते थे या जो रैयत होते थे वो कंपनी को वह राजस्व देते थे। ठीक है, और राजस्व की मांग का निर्धारण करने के लिए भी वो उत्तरदायी होते थे। कौन? मुख्य रूप से जो सिक्मी रैयत थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा आपका प्रश्न हो जाएगा, सिक्मी रैयत कौन थी। यदि इतना आपत्ति लघु मिलते हैं तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, किन प्रतीकों के द्वारा महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को रिक्त स्थान, स्तूप तथा धर्म चक्र प्रतीकों आदि के द्वारा दर्शाया गया। देखिए इनको प्रतीकों के रूप में जैसे महाविक्रमण जो हो गया, महाप्रचक्र परिवर्तन हो गया, तो इससे देखिए मुख्य रूप से देखिए स्तूपों के रूप में जो इनको याद किया जाता है, और धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में रिक्त स्थान भी देखिए दिखाया गया है कहीं पर। तो ऐसे कई कुछ प्रतीक जो महत्वपूर्ण प्रतीक बनाया गया जिनके द्वारा महात्मा बुद्ध जी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को रिक्त स्थान, स्तूप तथा धर्म चक्र प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं अब छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और देखिए इसमें संविधान सभा के समक्ष जो इन्होंने प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, ये भी आप जानते ही हैं। 31 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा के समक्ष उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया हुआ था। यह आपका छठवां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आप लोग सातवें प्रश्न की, और सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, तुगलक वंश के शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में अराजकता एवं व्यवस्था उत्पन्न हो गई। तुगलक वंश का जो शासन काल था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था उसके अंतिम वर्षों में क्या हो गया, अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। मतलब क्या था कि मनमानी तरीके से राजा कुछ अपना उपद्रव करने लगा, कोई मनमानी काम होने लगे जो कि उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस साम्राज्य के लिए उचित नहीं थे। परिणाम तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ें सही से नहीं होंगी तो परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप जो देखिए क्या देखने को मिला, विजयनगर राज्य की स्थापना जो हुई संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी में, अति लघु में कई बार पूछा हुआ है, और आपके लघु त्रि में भी पूछा हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई या किस सन में हुई, किनके द्वारा हुई। तो देखिए ये संगम के पुत्र थे, दो पुत्र जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, तो इनके द्वारा हुआ था, इन दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने गुरु विहारण के प्रभाव में आकर यह कार्य किया था। देखिए गुरु का स्थान आप लोग जानते ही हैं कि सर्वोपरि होता है, तो यहाँ पर देखिए माता पिता के समतुल्य रखा जाता है गुरु को भी। तो यहाँ देखिए उन्होंने अपने गुरु से मतलब प्रेरित होकर यह कार्य किया हुआ था। उनके गुरु जी का क्या नाम था, विहारण। तो हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, विहारण, इनके गुरु का नाम था। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न और मिल जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में हड़प्पा के स्थलों की सूची बनाइए। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है भांडा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया, खेतरी, हुलास आदि हैं। तो आदि जो है ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा आप मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, कालीबंगा भी है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए मोहनजोदड़ो की बात ज़्यादा होती है। तो ये उनके कुछ महत्वपूर्ण सूचियाँ हैं जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ देता है, पार्टिकुलर लोथल के बारे में पूछ देता है, या कालीबंगा के बारे में भी पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग नवे प्रश्न की। नौवां हम लोग का प्रश्न क्या है, अशोक के धम्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, धम्म नीति के माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही असाधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार अगर बात किया जाए तो धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस काल में और इसके बाद भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है, धर्म का मतलब सीधा का सीधा मतलब हो गया, धर्म की बात हो रही है, नीति की बात हो रही है ना। उन्होंने एक ऐसा धर्म का बात किया, एक ऐसी शांति जिसमें कि शांति हो और यहाँ पर लोगों के सद्भाव की बात हो वहाँ पर, और सभी शिष्ट जो लोग हैं, शिष्ट जन हैं, सभी लोगों को मतलब देखकर एक बनाया गया था उनके द्वारा अशोक के धम्म की। इन्होंने इसके प्रचार के लिए भी बहुत दूर दूर तक लोगों को भेजा हुआ था। ठीक है, धम्म, तो यहाँ पर धम्म का मतलब सीधा सीधा समझिए कि धर्म की बात हो गई, या जो नीति की बातें हैं उन्हीं के बारे में बात किया गया था। तो नौवां प्रश्न भी जो देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की, और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी है।
निषाद समुदाय के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर देख लीजिए इसका। निषाद समुदाय के बारे में अगर बात किया है, देखो वनों में रहने वाले जो समुदाय ये लोग थे, मुख्य रूप से निषाद समुदाय जिसे हम लोग कहते हैं, जो शिकार और कंदमूल पर आश्रित थे। ये समुदाय जो था मुख्य रूप से शिकारों और कंदमूल पर ही निर्भर थे। जाहिर सी बात है, वनों में तो और कोई बहुत विशेष चीज़ें मिलती नहीं है कि नहीं हम चले गए पिज्ज़ा बर्गर बनवा के खा लिए, तो भाई जाहिर सी बात है वनों में तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। और जो बात होती है एकलव्य की, एकलव्य भी जो था वो निषाद समुदाय से ही संबंधित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है कि एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था, तो निषाद समुदाय राइट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जिसको नहीं समझ लिया गया था द्रोणाचार्य ने, तो बाद में प्रतिमा बनाकर कैसे कैसे उसने अपनी प्रतिभा को देखिए दिखाया था। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अति लघु उत्तरी के इतिहास के। और डियर स्टूडेंट्स, यदि थोड़ा सा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है नियमित रूप से आपको मिलते रहेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा नंबर उसे जरूर नोट कर लें, 950 690 257। फिर सुन लीजिए, 950 690 257 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और भी बेहतर कर पाएंगे, और साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि याद रखिएगा और क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मेरा एक काम जरूर करना है आपको कि मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए कोई भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है उसको शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि मेरी फीस वही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।